नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गहलोत के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने खोली लाल डायरी, करप्शन और चुनाव में धांधली वाले दिखाए पन्ने। राहुल गांधी बांसवाड़ा से करेंगे राजस्थान में चुनावी शंखनाद, कांग्रेस के आदिवासियों पर नजर। नो हरियाणा में दंगे को लेकर बॉर्डर क्षेत्र में धारा 144 लागू, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक देर रात पहुंचे रामगढ़। राजस्थान के 39 नेताओं की जेपी नड्डा के बयान से बढ़ी मुश्किलें, वसुंधरा राजे भी लिस्ट में शामिल। दुष्कर्म पीड़िता ने जन्म देते ही बच्चे को दफनाया, पुलिस ने खोद कर निकाला बाहर। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार से हाल ही में बर्खास्त हुए मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने एक लाल डायरी खोली। इस दौरान गुढ़ा ने कहा कि रंधावा ने मुझे माफी मांगने को कहा है, मेरे ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, इस सरकार मुझे डरा रही है, लेकिन मैं लाल डायरी से किसी को नहीं डरा रहा। राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि लाल डायरी में जो तथ्य थे उसके सारे तथ्य मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राजेंद्र गुढ़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाल डायरी में लिखी बातों का जिक्र करते हुए बताया कि डायरी में करप्शन की सभी बातें लिखी गई है। गुढ़ा ने इस दौरान बताया कि मैंने अपने विश्वस्त आदमी को इसकी जानकारी दी है, अगर मुझे जेल में डालेंगे तो वो बताएंगे। इस डायरी में आरसीए में करप्शन की बातों का जिक्र किया गया है, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाहता था, आरसीए इलेक्शन में धांधली हुई है। गुढ़ा ने कहा कि डायरी की जानकारी समय समय पर दूंगा। सौभाग्य जी जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं, इसमें राजीव खन्ना का भी नाम है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मुकदमे दर्ज करने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। इस दौरान लाल डायरी में धर्मेंद्र राठौड़ की हैंड राइटिंग दिखाते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि इस डायरी में लिखा है, आरसीए को लेकर मेरी और वैभव जी से बात हुई, भवानी सामोता किस तरह तय करके लोगों को अब तक पैसा नहीं दे रहा, राजीव खन्ना आए, कहा सामोता ने वादा पूरा नहीं किया। गुढ़ा ने आगे कहा कि डायरी में सौभाग्य जी का भी नाम है, मुझे सरकार जेल में डाल देगी तो कोई और इस डायरी के बारे में जवाब देगा, वरना मैं इस डायरी से जुड़े खुलासे करूंगा। मैं सरकार को नहीं बल्कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। रंधावा ने मुझ पर माफी मांगने के लिए दबाव बनाया, मैं इस डायरी को विधानसभा में टेबल करना चाह रहा था, जिससे सारे तथ्य आधिकारिक रूप से सामने आ जाए। गुढ़ा ने आगे कहा कि मुझे धमकी मिल रही है, मुख्यमंत्री चलते हैं तो धरती हिलती है। आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी मेवाड़ वागड़ की तरफ से राजस्थान में चुनावी शंखनाद भी करेंगे। राहुल गांधी की सभा की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कमर कस ली है। सभा को सफल बनाने के लिए आज कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टर 14 स्थित सुहालका भवन में उदयपुर शहर, देहात, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों की एक बैठक ली। इस बैठक में कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास, श्रम सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली, विधायक प्रीति शक्तावत सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने राहुल गांधी की सभा को सफल बनाने को लेकर अपने अपने क्षेत्र में की जा रही तैयारियों के बारे में जानकारी दी। हालांकि इस दौरान कांग्रेस स्टीयरिंग कमेटी के सदस्य रघुवीर सिंह मीणा और डूंगरपुर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता दिनेश खिड़निया ने राहुल गांधी की सभा को लेकर चिन्हित किए गए स्थल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मानगढ़ धाम पर पहुंचने के लिए करीब 5 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई करनी पड़ती। ऐसे में संभाग भर से वहां पहुंचने वाले आदिवासी समाज के लोगों को समय पर मानगढ़ धाम पहुंचाना बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए व्यापक स्तर पर रणनीति तैयार की जानी चाहिए। वहीं रघुवीर सिंह मीणा ने कहा कि सभा के आयोजन के लिए बेणेश्वर धाम को चुना जाता तो ज्यादा बेहतर। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इस रैली को सफल बनाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी इस रैली के माध्यम से प्रदेश में चुनावी शंखनाद करेंगे। राजस्थान के मेवाड़ वागड़ की भूमि पर हुआ ये शंखनाद 2023-24 के चुनाव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह की लहर भर देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम लोगों तक ले जाने और केंद्र की भाजपा सरकार की विफलताओं के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ये करने में कांग्रेस कार्यकर्ता सफल हो गए तो आने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत तय है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा कि वे यहां किसी को टिकट देने के लिए नहीं आए हैं, टिकट किसी का भी तय नहीं है। टिकट उसी को मिलेगा जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहेगा, उसे पार्टी टिकट देगी। जिस उम्मीदवार को पार्टी का कार्यकर्ता पसंद करेगा
चुनावी मैदान में उसे ही उतारा जाएगा। हरियाणा के नूंह में जल अभिषेक शोभा यात्रा पर पथराव एवं दंगों के बाद हुई स्थिति को देखते हुए अलवर जिला एवं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। क्षेत्र में शांति और सद्भाव बनाए रखने के साथ सोशल मीडिया पर पुलिस द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है। साथ ही हरियाणा सीमा से सटे इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए जिला कलेक्टर पुखराज सैन और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा मंगलवार देर सायं रामगढ़ पहुंचे और यहां स्थानीय अधिकारियों से वार्ता कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बताया कि हरियाणा में हुई कुछ घटनाओं को देखते हुए राजस्थान सीमा में पुलिस तैनात की गई है। साथ ही पुलिस की गश्त बढ़ाई गई है। वहीं एहतियातन सीमा क्षेत्र अलवर जिले में 10 उपखंड क्षेत्रों में धारा 144 लागू की, जिनमें रामगढ़, गोविंदगढ़, टपोकड़ा, तिजारा, अलवर, कठुम्बर, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, किशनगढ़, बास, कोट कासिम इन उपखंड क्षेत्रों की धारा 144 लागू 10 अगस्त तक रहेगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि अलवर शांति प्रिय क्षेत्र, फिर भी हरियाणा सीमा क्षेत्र से लगे एरिया में निषेधाज्ञा लागू की गई है। वहीं सीमा क्षेत्र का जायजा लेने वो स्वयं जाएंगे। आज के जिले जो हरियाणा में नूंह में बात में वहाँ पे कुछ घटना हुई है और वैसे भी त्योहारी सीजन है, तो हम केवल सतर्कता के तौर पर एक बैठक हम लोग रूटीन में करते रहते हैं। तो वही बैठक हमने यहाँ रखी है अधिकारियों के साथ और कुछ लोगों के साथ जो CLG के मेंबर्स हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं और जो सामान्य ही चर्चा है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। कोई विशेष इंतजाम किए हैं एहतियात के तौर पे हमने ये जो एरिया है पास वाला, यहाँ धारा 144 लगाई है थोड़े समय के लिए और बाकी जो है गश्त वगैरह जो है वो निरंतर जारी है। SP साहब ने सारी व्यवस्थाएं जो है की है। धारा 144 पूरे जिले में या अपने रामगढ़ क्षेत्र में? कुछ स्पेसिफिक सब डिविजन्स में लगाई गई है, जो बॉर्डरिंग सब डिवीजन है उनमें लगाई गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कमान पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली है। वहीं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से फ्री कर दिया गया है, जबकि संगठन में जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है उनका काम चुनाव लड़ने का नहीं लगवाने का होगा, यानी कि लड़वाने का होगा। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा शनिवार को राजधानी जयपुर में थे। 15 दिन में दूसरी बार जयपुर दौरे पर आए नड्डा ने साफ संकेत दे दिए कि जो पार्टी के जो संगठन पदाधिकारी चुनाव लड़ना चाहते थे उनको ठीक ढंग से चुनाव लड़ने के लिए फ्री हैंड कर दिया गया है। साथ ही नए लोगों को संगठन में चांस दिया गया है। नड्डा के इस बयान के कई सियासी मायने और इससे ये भी साफ होता है कि संगठन पदाधिकारियों के चुनाव नहीं लड़ने के नियम को राजस्थान में लागू किया जाएगा। नड्डा के इस बयान ने कई बड़े नेताओं की भी टेंशन बढ़ा दी है। हाल ही में केंद्रीय संगठन का भी विस्तार हुआ, जिससे राजस्थान से 3 नेताओं को जगह दी गई। नई कार्यकारिणी में जहां वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर बरकरार रखा गया, तो वहीं राष्ट्रीय सचिव के रूप में अलका गुर्जर को बरकरार रखा गया, जबकि राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर सुनील बंसल बने रहेंगे। वहीं केंद्रीय संगठन में नियुक्ति और JP नड्डा के बयान के बाद एक बयान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी आया, जिसमें राजे ने कहा कि मैं जब राजस्थान की राजनीति में आई तब मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा, जो आज भी कम नहीं हुआ है। सियासी हलकों में राजे के इस बयान के भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे को जन्म देने और पुलिस के बिना बताए बच्चे को दफनाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जैसे ही पुलिस को इसकी भनक लगी, उसने कब्र से बच्चे के शव को निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के कानपुर से एक चौंकाने वाला घटना यानी मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार यहां एक दुष्कर्म पीड़िता ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा मृत पैदा हुआ। कानूनन ऐसे मामलों में पीड़िता के परिजनों को बच्चा पैदा होने की सूचना पुलिस को देनी होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बच्चे के शव को दफना दिया। मामले की भनक लगते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। बताया जा रहा है कि डीएम ने पुलिस को आदेश दिए हैं कि DNA जांच के लिए बच्चे के शव को कब्र से निकाला जाए, जिसके बाद पुलिस ने बच्चे को खोदकर बाहर निकाला। शव के बाहर आने के बाद मंगलवार को DNA परीक्षण के लिए सैंपल भेजे गए। इसके बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि DNA रिपोर्ट सामने आने के बाद बच्चे के पिता का नाम पता लग सकेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं आगे। खेरली थाना क्षेत्र की एक पीड़िता ने कठुमर विधायक बाबूलाल बैरवा के भतीजे और निजी सहायक पर आंगनबाड़ी में नौकरी लगाने का झांसा देकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने, अश्लील वीडियो बनाकर धमकी देने और मारपीट का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने दर्ज मामले में आरोपी वीरेंद्र बैरवा उर्फ वीरू पर आरोप लगाया कि वो उनकी गली में घर आते जाते रहते हुए उस पर गंदी नजर रखता था, इधर उधर की बातें कर स्वयं को एमएलए का भतीजा और निजी सहायक पीए बताकर आंगनबाड़ी में सरकारी नौकरी लगाने का झांसा दिया। साथ ही एक दिन पति की अनुपस्थिति में धोखे से दुकान में घुसकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए और मोबाइल से अश्लील वीडियो और फोटो लेकर किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने, पति और बच्चों सहित जान से मार देने की धमकी दी। पीड़िता को ऐसा करते हुए कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया। पीड़िता द्वारा उसके पति को बताने के बाद आरोपी को आने जाने की मना करने पर झगड़ा कर आरोपी द्वारा मारपीट करने का आरोप भी लगाया गया। पीड़िता ने दर्ज मामले में बताया कि आरोपी के डर से उन्होंने दुकान छोड़कर गांव में रहना शुरू किया और दुकान और मकान में कैमरे भी लगाए। पीड़िता का आरोप है कि इस बाबत जब रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए तो खेरली थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इस पर पुलिस अधीक्षक को पीड़िता ने रिपोर्ट दी है, जिनके निर्देश पर खेरली थाने में मामला दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया गया। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी ने खेरली थानेदार से जान पहचान होने और उसके द्वारा ही थानेदार को थाने में लगवाने की धौंस भी दी है। पीड़िता ने दर्ज मामले में थाने के 2 सिपाहियों द्वारा बिना कारण उसके पति को थाने ले जाकर जाने और काफी देर तक बैठाकर रखने का आरोप भी लगाया। बूंदी में अंगदान जीवनदान महाअभियान के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से जिले में आयोजित अंगदान अभियान के सफल आयोजन को लेकर विचार विमर्श कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि आगामी 15 दिन तक अंगदान अभियान जिले में महाअभियान के रूप में शुरू किया जाएगा। इसके लिए सभी संबंधित विभाग बेहतर समन्वय से कार्य करते हुए आयोजन को सफल बनाए। उन्होंने कहा कि देश में अंगदान जागरूकता को लेकर बेहद कमी है। अंगदान के माध्यम से जरूरतमंद लोगों को नया जीवन मिल सकता है। वर्तमान में वैज्ञानिक क्रांति के दौर में भी कृत्रिम अंग पाना संभव नहीं है। ऐसे में अंगदान को लेकर आमजन में ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आमजन को विभिन्न अंगों के प्रत्यारोपण में लगने वाले समय सहित अन्य सभी उपयोगी जानकारी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी जावे। आधिकारिक जानकारी होने से ही अंगदान के इस पुनीत कार्य में प्रगति आएगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जन जागरूकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। काउंसलिंग के माध्यम से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि अंगदान को लेकर आमजन में व्याप्त भ्रांतियों को जागरूकता के माध्यम से दूर किया जाए ताकि जरूरतमंद लोगों को एक नया जीवन मिल सके। जिला कलेक्टर ने बताया कि ब्रेन डेड के बाद लगभग 37 विभिन्न अंगों का दान किया जा सकता है, जिससे अंगदान की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि लीवर, किडनी, हार्ट, आंखें सहित अन्य अंगदान किए जा सकते हैं, जिससे कि विभिन्न जरूरतमंद लोगों को एक नया जीवन दान मिल सकता है। बैठक मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर ओपी सामर, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर विजय, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी, उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कमलेश शर्मा, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, पुरुषोत्तम लाल पारिक आदि मौजूद रहे। कमलेश शर्मा की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर बजरंग दल कोटा महानगर द्वारा आज विश्व हिंदू परिषद कार्यालय मानव विकास भवन पर बजरंग दल कार्यकर्ता एकत्रित होकर जुलूस के रूप में कोटा संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर पहुंचकर बजरंग दल के नेतृत्व में इस्लामिक आतंकवाद का पुतला जलाकर जोरदार नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बजरंग दल के चित्तौड़ प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने कहा कि मेवात हिंदुओं की आस्था और श्रद्धा के केंद्र नलहंड शिव मंदिर की धार्मिक यात्रा पर इस्लामिक जिहादियों ने भारी पथराव, हिंसा, आगजनी व गोलियां चलाई। बजरंग दल इस्लामिक आतंकवाद को अब और सहन नहीं करेगा। हरियाणा की मेवात में इस्लामिक जिहादियों द्वारा योजना बनाकर ये षड्यंत्र रचा है। इस घटना के जो भी दोषी हों उन्हें कठोर से कठोर सजा मिले। वो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता इस जघन्य हत्याकांड में शहीद हुए उन्हें 1-1 करोड़ रुपए व घायलों को 20-20 हजार रुपए का मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाए।
योगेश रेणवाल ने कहा कि अगर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मेवात भी जाना पड़ा तो हम वहां जाने से पीछे नहीं हटेंगे। विहिप के महानगर सह मंत्री राजू सुमन व आशीष शर्मा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान प्रदर्शन में विहिप प्रचार प्रमुख एडवोकेट रामबाबू मालव, बजरंग दल के महानगर संयोजक चेतन गुर्जर, सह संयोजक नरेश मीणा, जितेंद्र मेहरा, मोनू आर्य सहित सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ता उपस्थित रहे। 712 में पहला इस्लामिक आतंकवादी मोहम्मद बिन कासिम इस भारत की धरती पर गंदी निगाह से आक्रमण करने के लिए आया था। 712 से लेकर आज दिन तक 2023 तक 1311 सालों से लगातार हिंदू समाज इस इस्लामिक आतंकवाद से कहीं न कहीं लड़ते हुए आ रहा है। दिन रात हम लड़ते हुए आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि रही हरियाणा की मेवात, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने लीलाएं करी। नल्हड़ महादेव, जिनकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से करी, वहां पर पिछले कई सालों से लगातार मुस्लिम बहुल। राजस्थान में मानसूनी विक्षोभ के एक्टिव होने से फिर से एक बार जोरदार बारिश का दौर चल रहा है, जो 5 अगस्त तक यूं ही बना रहेगा। पिछले 48 घंटों में पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई, तो वहीं पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 3 और 4 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में कई जगह तेज बारिश होगी। कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। उदयपुर और कोटा संभाग में भी 5 अगस्त को भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग के मुताबिक बांग्लादेश के पास उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव का क्षेत्र बना है, जो कुछ घंटों के बाद पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ जाएगा, जिससे पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। साथ ही आज भरतपुर संभाग में भारी बारिश की संभावना। साथ ही 5 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं अगले कुछ घंटों में जयपुर, करौली, दौसा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, धौलपुर, टोंक, श्रीगंगानगर, नागौर, सवाई माधोपुर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। बांसवाड़ा में अगर इन दिनों आंखें ज्यादा लाल हो रही है, शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आई फ्लू रोग तेजी से फैल रहा है। इसकी बानगी शहर में स्थित सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में देखने को मिल रही है। यहाँ नेत्र रोग विभाग की ओपीडी में संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हर दूसरा रोगी आई फ्लू का है। अस्पताल प्रबंधन की माने तो जिला अस्पताल में सामान्य दिनों में जहाँ आई ओपीडी में 6 से 10 लोग औसत हर दिन पहुंच रहे थे, वो अब ओपीडी 100 से अधिक मरीज प्रतिदिन पहुंच चुकी है। इस संक्रमण से बच्चों का अधिक प्रभावित होना देखा जा रहा है, तो वहीं अस्पताल में हर उम्र वर्ग के मरीज पहुंच रहे हैं। इन मरीजों की आंखें सामान्य से ज्यादा लाल है, दर्द हो रहा है और पानी की जगह मवाद निकल रहा है। ये मरीज 8 से 10 दिन में ठीक हो रहे हैं। ये एक संक्रमण है जो कंजक्टिवाइटिस यानी आंख के ऊपर की झिल्ली पर सूजन का कारण बनता है। जो कंजक्टिवा यानी आंख के ऊपर की झिल्ली पर सूजन का कारण बनता है। कंजक्टिवा क्लियर लेयर होती है जो आंख के सफेद भाग और पलकों की आंतरिक परत को कवर करती है। मानसून के दौरान कम तापमान और हाई ह्यूमिडिटी के कारण लोग बैक्टीरिया, वायरस और एलर्जी के संपर्क में आते हैं, जो एलर्जिक रिएक्शंस और आई इन्फेक्शन जैसे कंजक्टिवाइटिस का असर देखने को मिलता है। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गहलोत के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने खोली लाल डायरी, करप्शन और चुनाव में धांधली वाले दिखाए पन्ने। राहुल गांधी बांसवाड़ा से करेंगे राजस्थान में चुनावी शंखनाद, कांग्रेस के आदिवासियों पर नजर। नो हरियाणा में दंगे को लेकर बॉर्डर क्षेत्र में धारा 144 लागू, जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक देर रात पहुंचे रामगढ़। राजस्थान के 39 नेताओं की जेपी नड्डा के बयान से बढ़ी मुश्किलें, वसुंधरा राजे भी लिस्ट में शामिल। दुष्कर्म पीड़िता ने जन्म देते ही बच्चे को दफनाया, पुलिस ने खोद कर निकाला बाहर। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।